वेलकम 11th क्लास स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 अकाउंटेंसी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में। और आपका जो होमवर्क है उनसे मिलता जुलता सेम वो होमवर्क रहेगा, 2 क्वेश्चंस जो आपको पीडीएफ में से करना है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे, इससे हम जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं हम बेसिकली इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इस टाइप के कुछ अकाउंट्स या कुछ भी नहीं होते हैं। बट जो एक न्यू कमर होता है, जो एक अकाउंटेंसी सीख रहा होता है, उन लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं। इससे अकाउंटेंट जर्नल एंट्री करने में हेल्प मिलती है। क्वेश्चंस में से ट्रांजैक्शंस आते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट बेसिक रूल जो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक चैप्टर होगा जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो अकाउंटेंसी में यूज होते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अभी आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स में यूज होगा कि हम ट्रांजेक्शन को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों की सेपरेट एंटिटी मतलब दोनों की सेपरेट पहचान है, दोनों अलग अलग है। और ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगा, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होगा। तो पहली चीज तो आप ये याद रखें कि हम हमेशा ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, और यही चीज अभी के लिए इनफ है इन ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए। सेकेंड चीज जो आपको पता होना, जो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें, कि ट्रांजैक्शंस में से आपको वर्ड पिक नहीं करना है। आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग यूज करना है, मीनिंग पे जाना है और देखना है कि उससे क्या चेंज हो रहा है। जैसे फर्स्ट है मोहन स्टार्टेड बिजनेस। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है मतलब इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस के पास पैसा आता है और बिजनेसमैन का कैपिटल इंक्रीज होता है। बिजनेस के पास पैसा आता है, ये बात तो समझ में आती है सभी को, लेकिन कैपिटल कैसे इंक्रीज होता है? तो कैपिटल बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में जो लेन देन होता है वो कैपिटल के थ्रू शो होता है। तो बिजनेसमैन पैसा दे रहा है बिजनेस को, अभी मैंने बताया ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि दोनों अलग अलग हैं। तो बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा दे रहा है, एक टाइप का उधार दे रहा है। तो बिजनेसमैन जब जब पैसा देगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो 2 चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, एक कैश और दूसरा कैपिटल। कैश 5 टाइप के जो अकाउंट्स आपने पढ़े हैं असेट में आता है, और कैपिटल जो है वो कैपिटल में क्लासिफाई होता है। नाउ यहाँ पर कैश कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमें। फर्म के पास जो हमारा बिजनेस है उसके पास पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं? तो यहाँ पर पैसे आ रहे हैं और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, कैश भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो जब कैश इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे, और जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो भी हम डेबिट ही करेंगे इस रूल को। सॉरी, जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे इस रूल को अप्लाई करके, जो हमने मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच में सीखा है। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट कॉलम में ऐसे हमें लिखना है। सेकेंड ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज करे। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज लिखते हैं, क्योंकि गुड्स को परचेज किया जाता है रीसेल के लिए, मार्केट में बेचने के लिए ही गुड्स को परचेज किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। कि गुड्स परचेज करे, बिजनेस के पास गुड्स आ गए, रॉ मटेरियल स्टॉक जो भी होता होगा वो, और बिजनेस ने कैश पे करा मतलब पैसे दे के गुड्स को खरीद लिया, ये इस ट्रांजेक्शन का मतलब है। तो कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए? तो यहाँ पर एक परचेस अकाउंट इन्वॉल्व होगा और एक कैश अकाउंट। कैश डिक्रीज हो गया, चला गया। परचेस हमने गुड्स करा और गुड्स को परचेस करना एक एक्सपेंस है, तो परचेस को हम एक्सपेंस में क्लासिफाई करेंगे, कैश को हम असेट्स में क्लासिफाई करेंगे। तो परचेस एक्सपेंस है, फर्म ने एक खर्चा करा
तो एक्सपेंस किया, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो उसको हम डेबिट करेंगे। कैश डिक्रीज हुआ बिकॉज परचेस करने के लिए कैश देना पड़ा, तो फर्म का जो कैश है वो डिक्रीज हो गया, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। कैश को असेट में क्लासिफाई किया, परचेस को एक्सपेंस में, और इस मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच को हमने यूज किया। ये मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच आप सभी को, ये जो रूल्स हैं ये याद होना चाहिए। थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स बेचे, कैश में बेचे, मतलब किसी को उधार में नहीं बेचे, उसको बेचे और वो कैश दे गया 1,50,000। इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? एक तो कैश सब इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैश आया, और सेल्स, हमने गुड्स को बेचा है, तो गुड्स को बेचना हमारे लिए रिवेन्यू है, हमारे लिए इनकम जनरेट करता है। तो हर वो चीज जो हमें कुछ फायदा पहुंचाती है उसको हम रिवेन्यू में क्लासिफाई करते हैं। कैश यहाँ इंक्रीज हुआ तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे, यहाँ पे डिक्रीज हुआ था इसलिए इसको क्रेडिट में लिखा था। सेल्स रिवेन्यू है, और जब रिवेन्यू बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स रिवेन्यू में आता है और रिवेन्यू बढ़ा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, राम से रिसीव हुआ और कैश में रिसीव हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर इस वर्ड को फ्रॉम राम को अगर हम हटा दें तो भी ट्रांजैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव करना इनकम है, फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव करना इनकम है और हमें इनकम हो रही है। अब वो इनकम किसी से भी हो, राम से हो, रमेश से, सुरेश से, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से हमें वो इनकम अर्न हो, हमें उस इनकम को सिर्फ इनकम ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन में राम ना ही डेटर है ना ही क्रेडिटर है। डेटर, आपने अगर प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो डेटर वो होता है जिससे हमें अमाउंट रिसीव करना होता है, और क्रेडिटर वो जिसको हमें पैसे देना होते हैं। तो राम यहाँ पे कोई डेटर नहीं था, राम को हमने कभी कोई उधार में कुछ नहीं बेचा था जो वो आके हमें पैसे दे रहा है। हमें तो हमारा बस इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हमें एक इनकम मिल रही है, हमें कमीशन भी मिल सकता है, हमें रेंट भी मिल सकती है, और कमीशन रेंट देने वाला कोई पर्सन ही होगा। तो यहाँ पर मिस्टेक से आप इस राम अकाउंट को यूज कर सकते हो उसको डेटर या क्रेडिटर समझ के, तो वो एक मिस्टेक है। सिर्फ दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, इंटरेस्ट रिसीव है ये, और कैश। तो इंटरेस्ट रिसीव जो है वो एक इनकम है, रिवेन्यू में क्लासिफाई होता है, और कैश जो है वो एक असेट है। कैश इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट करेंगे, और एक इनकम भी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो आप नोट डाउन कर लीजिए, जब हम लाइव सेशन लेंगे उसमें आप पूछ लेना। सोल गुड्स टू अशोक, अशोक को गुड्स बेचे। अब इसमें और थर्ड ट्रांजैक्शन में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर फॉर कैश लिखा है और यहाँ पे टू अशोक है। तो इसका मतलब ये है कि अशोक को गुड्स तो बेचे लेकिन क्रेडिट में बेचे, गुड्स बेचे लेकिन पैसे नहीं आए, अशोक उसके पैसे देगा फ्यूचर में, अभी अशोक ने पेमेंट नहीं करी। और थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में जो भी था पर्सन उसने पेमेंट कर दी थी, इसलिए उसका नाम नीड नहीं था यहाँ पे। तो गुड्स अशोक को बेचे और अशोक ने पेमेंट नहीं की है, तो पेमेंट वो फ्यूचर में करेगा, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? वो पर्सन डेटर कहलाता है। तो अशोक हमारा डेटर बन गया बिकॉज वो फ्यूचर में हमें अब पेमेंट करेगा। तो डेटर एक असेट है क्योंकि इसकी वजह से हमें फ्यूचर में पैसे आएंगे, तो इसको हम असेट में क्लासिफाई करेंगे। ये जो नेमिंग अकाउंट है ये असेट भी हो सकता है, ये लाइबिलिटी भी हो सकता है। अगर हमें अशोक को पेमेंट करना होती सपोज, तो वो एक क्रेडिटर होता, उसको फिर हम लाइबिलिटी में कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पर अभी ये असेट है। और सेल्स करना, रिवेन्यू हमारे लिए मुनाफा है, सेल्स अभी भी मुनाफा ही है, भले ही हमें अभी कैश रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन हमारा एक रिवेन्यू इनकम तो जनरेट हो गई। तो इसको हम 60,000 लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे। अशोक को हम डेबिट करेंगे क्योंकि अशोक एक कोई भी नहीं था पहले, एक पर्सन, अब एक ऐसी असेट बन गया हमारे पास, ऐसा डेटर मिल गया जो फ्यूचर में हमें 60,000 रुपीज देगा। ठीक है, परचेस फर्नीचर फॉर कैश। सेकेंड और सिक्स ट्रांजेक्शन को देखिए,
सेकंड वाले में हमने परचेस करे थे गुड्स, यहाँ पर परचेस करा फर्नीचर, दोनों ही कैश परचेस थे, मतलब पैसे दे के खरीद लिए। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर असेट परचेस कर रहे हैं, जैसे कि फर्नीचर। सेकंड ट्रांजेक्शन में हमने क्या परचेस किया था, गुड्स, और गुड्स आर परचेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। गुड्स को खरीदा ही जाता है बेचने के लिए, गुड्स हुआ, स्टॉक हुआ, रॉ मटेरियल हुआ। लेकिन फर्नीचर को परचेस किया जाता है बेचने के लिए नहीं, जबकि यूज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज करने के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए। तो फर्नीचर भी एक टाइप का असेट है, एक टाइप की फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, और कैश भी असेट है। तो सिक्स्थ वाले ट्रांजेक्शन में दोनों जो इन्वॉल्व है वो असेट है। एक असेट बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है हमारे पास, और उसकी वजह से कैश डिक्रीज हो रहा है। वेजेस, वेजेस पे करना एक्सपेंस है, और कैश डिक्रीज होगा तो कैश असेट है। क्रेडिट होगा, वेजेस एक्सपेंसेस है, वेजेस को हम डेबिट करेंगे। होमवर्क आपको इस वे में करना है, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा किया था वैसा नहीं। अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो लिखना है, नेचर ऑफ अकाउंट लिखना है, इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, और डेबिट क्रेडिट, डेबिट कॉलम में और क्रेडिट कॉलम में क्या आएगा। बिजनेस स्टार्ट करना सभी को समझ में आ गया होगा। कैश और कैपिटल इन्वॉल्व रहता है, कैश असेट में क्लासिफाई होता है और कैपिटल कैपिटल में। कैश भी इंक्रीज होता है और कैपिटल भी इंक्रीज होता है, और जब कैश इंक्रीज होता है, कैश असेट है तो हम डेबिट करते हैं, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। सेकेंड, नरेश से बोरो करें, मतलब नरेश से हमने कुछ पैसे लिए हैं, बोरो करें, तो वो नरेश से एक टाइप का लोन हो गया। मतलब नरेश को हमें फ्यूचर में देना है, हमें ट्रांजेक्शन की मीनिंग पे जाना है। हमने नरेश से पैसे बोरो करे, फ्यूचर में हमें नरेश को पेमेंट देना होगी, उधार हो गया, एक टाइप की लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी का मतलब ही यही रहता है जब हमें फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना हो। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हमें नोटिस करना है, आप सब नोट करेंगे यहाँ, कि नरेश हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नरेश से हमने कुछ परचेस नहीं करा है। जब हम किसी से कुछ परचेस करते हैं तो वो पर्सन हमारा क्रेडिटर बन जाता है, उसको हमें अब पेमेंट करना है। भले ही हम उससे गुड्स परचेस करें या कोई दूसरा फर्नीचर, बिल्डिंग या कुछ परचेस करें, वो क्रेडिटर बन जाता है। यहाँ पर हमने परचेस नहीं किया है उससे, हमने उससे बोरो किए हैं, तो वो एक टाइप का लोन होगा। ठीक है, हमने 1,00,000 रुपए का लोन लिया, तो एक अकाउंट तो हो गया लोन फ्रॉम नरेश, जो कि लाइबिलिटी होगा। सेकेंड चीज हमारे पास आएगी कैश। जब हम लोन लेंगे तो हमें कैश की फॉर्म में मिलेगा, कैश हमें मिलेगा, तो कैश असेट इंक्रीज हो जाएगा, और एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नरेश पहले कुछ भी नहीं था, कोई लाइबिलिटी नहीं थी फर्म के लिए, अब फर्म को 1,00,000 रुपीज की एक लाइबिलिटी फ्यूचर में देना है, जो 0 से 1,00,000 हो गई अब, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कैश को डेबिट करते हैं जब वो इंक्रीज होता है, असेट होने की वजह से। पता ही, कैश तो बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है, अब कैश को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और नरेश जो एक लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज हुई, तो उसको क्रेडिट करेंगे। नाउ थर्ड, फर्नीचर परचेस किया, कैश में परचेस किया, राज फर्नीचर हाउस शॉप का नाम है। तो फर्नीचर भी असेट है और कैश भी असेट है। एक असेट इंक्रीज हुआ, फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, और कैश जो दूसरा असेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जो असेट इंक्रीज होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, जो डिक्रीज होगा उस असेट को डेबिट कर देंगे। जो इंक्रीज हो रहा है उसे डेबिट, और जो डिक्रीज हो रहा है उसे तो हम क्रेडिट कर देंगे। अब देखते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेस फर्नीचर फ्रॉम डेली सेफ। डेली सेफ वापस से जहां से परचेस किया उसका नाम है। थर्ड और फोर्थ ट्रांजेक्शन में अब डिफरेंस है। थर्ड वाला कैश परचेस था, फर्नीचर खरीदा था, स्पेसिफाई कर दिया था कि कैश में परचेस किया है, मतलब ये कैश परचेस था। फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट परचेस है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि कैश में परचेस किया है, इंस्टेड उस ऑर्गेनाइजेशन का जहां से परचेस किया है उस शॉप का नाम दे दिया, मतलब ये क्रेडिट परचेस है, खरीदा, पैसे नहीं दिए, उधार है। तो डेली सेफ जो है वो क्रेडिटर बन जाएंगे। तो हम चाहें तो उसको क्रेडिटर भी लिख सकते हैं या क्रेडिटर का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्रेडिटर का नाम डेली सेफ है। तो फर्नीचर परचेस किया तो हमारे पास एक असेट बढ़ जाएगा,
डेली सेफ एक लाइबिलिटी, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, असेट इंक्रीज को डेबिट और लाइबिलिटी इंक्रीज को क्रेडिट। फिर गुड्स परचेस करें कैश से, ये तो पहले भी आया था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। परचेस गुड्स करें, यहाँ पर फर्नीचर नहीं हुआ है तो हम परचेस यूज करेंगे, तो परचेस जो है वो एक्सपेंसेस है। और कैश, कैश जो है वो असेट है, वो डिक्रीज हो जाएगा, और परचेज एक्सपेंसेस है, एक खर्चा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। सिक्स्थ वाले ट्रांजेक्शन और फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन सेम है, बस सिक्स्थ में एक चीज चेंज हो गई, वो नाम आ गया वहां पर महेश, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, तो इन दोनों का मीनिंग अब चेंज हो गया। ये कैश परचेज हो गया और सिक्स वाला क्रेडिट परचेज हो गया, मतलब दोनों उसमें गुड्स ही खरीदे, इसमें कैश देकर खरीदे हैं और इसमें कुछ नहीं दिया, पेमेंट नहीं करी, इसलिए महेश जो है वो क्रेडिटर बन गया, उसको अब फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगी। और क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, हर वो चीज जिसकी फ्यूचर में हमें पेमेंट करना पड़े वो लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर गुड्स परचेस करे इसीलिए परचेज इन्वॉल्व होगा, महेश क्रेडिटर, लाइबिलिटी होगी, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे पास एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है, खर्चा भी हो रहा है हमें, और हमें महेश को फ्यूचर में पेमेंट भी देना है, तो दोनों इंक्रीज हुए, तो एक इंक्रीज पे डेबिट एक्सपेंसेस पे और लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट। अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, यहाँ पर 7th ट्रांजेक्शन में करीम को गुड्स बेचे और फॉर कैश, मतलब ये कैश में ही बेचे। अगर सिर्फ यहाँ पर होता सोल्ड गुड्स टू करीम, मतलब करीम को गुड्स बेचे क्रेडिट में, जब तक फॉर कैश नहीं आए तो हम उसको कैश नहीं मानते हैं। अगर सिर्फ सेल गुड्स रहे या सोल्ड गुड्स है तो उसको हमेशा कैश ट्रांजेक्शन अज्यूम करेंगे। और जब नाम आ जाए और कैश कहीं पे नहीं है, जैसे कि एक ट्रांजेक्शन था जिसमें ये परचेस फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, यहाँ पे कैश कहीं नहीं है, इसका मतलब कि ये क्रेडिट परचेस था। उसी वे में यहाँ पर करीम का नाम तो है लेकिन स्पेसिफाई कैश भी है, मतलब ये कैश परचेस है, कैश दे के खरीदा है, तो यहाँ पे करीम का अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, करीम यहाँ पर हमारा डेटर नहीं बनेगा क्योंकि वो पैसे दे चुका है। तो सेल्स करना तो रिवेन्यू है, रिवेन्यू इनकम बढ़ी तो रिवेन्यू को हम क्रेडिट करेंगे, और सेल्स किया हमने तो हमारे पास कैश भी आया, एक एसेट भी इंक्रीज हुआ, तो कैश को हम इंक्रीज होने की वजह से डेबिट करेंगे। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, यहाँ पर बोला ऑन क्रेडिट, इसका मतलब श्याम को हमने गुड्स बेचे उधार में। 7th और 8th ट्रांजेक्शन सेम है, बट डिफरेंस है कि ये 7th वाला कैश ट्रांजेक्शन था, 8th वाला जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे इसको उधार में बेचे, मतलब कैश नहीं आएगा हमारे पास। तो दो अकाउंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे 8th वाले में वो होगा श्याम और सेल्स। श्याम हमारा डेटर बन गया, डेटर असेट, फ्यूचर में आके हमें पेमेंट करेगा वो, तो वो असेट बन गया। सेल्स करना वापस से रिवेन्यू है, तो असेट इंक्रीज और रिवेन्यू भी इंक्रीज, तो असेट में डेबिट और रिवेन्यू में क्रेडिट। फिर कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम को याद रखिए प्रीवियस 8th ट्रांजेक्शन में श्याम जो था वो हमारा डेटर था, उससे हमें पेमेंट लेना थे, कितने रुपीज लेना थे हमें उससे, 30,000 रुपीज लेना थे, और उसने हमें कितने रुपीज दिए, अब 20,000 रुपीज दिए। तो सबसे पहले तो हमें कैश रिसीव हुआ, एक असेट इंक्रीज हो जाएगा, और श्याम हमारा डेटर था और वो 30 में से 20 दे गया, इसका मतलब अभी 10,000 देना उसको बाकी है, तो एक असेट हमारा डिक्रीज हो गया, क्योंकि श्याम को जहां पर पहले 30,000 देना थे वो 20 दे गया, अब 10 देना बाकी है, तो एक असेट जो 30 का था अब वो 10 का बचेगा, क्योंकि उसके 20,000 रुपीज आ चुके हैं। तो श्याम हमारा डेटर जो कि एक असेट में क्लासिफाई होता है वो डिक्रीज हो गया, कैश हमें रिसीव हुआ वो इंक्रीज हुआ, तो कैश को हम डेबिट करेंगे और श्याम को क्रेडिट करेंगे, एक असेट डिक्रीज हो गया। कैश पेड टू महेश, महेश वाली एंट्री देखते हैं हम, 6th एंट्री, हमने महेश से गुड खरीदे थे 30,000 रुपीज के, 30,000 रुपीज के गुड्स खरीदे थे, हमने उसको 10,000 रुपए की पेमेंट कर दी, मतलब 30,000 की लाइबिलिटी कम होकर अब 20,000 की बची है, तो मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, जहां पर हमें उसको पहले 30,000 रुपए देना थे अब हम 10,000 रुपए दे चुके हैं, तो 10,000 रुपए देने से हमने अब लाइबिलिटी 20,000 तक कर दी,
तो महेश जो कि एक क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है डिक्रीज, तो यहाँ लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। महेश को पेमेंट करी तो कैश में पेमेंट करी, कैश गया बिजनेस से तो कैश भी कम हुआ, तो एक असेट भी डिक्रीज हुआ। तो लाइबिलिटी को इसको भी लाइबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से भी डेबिट और कैश डिक्रीज होने की वजह से क्रेडिट करेंगे। अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कैश और कैपिटल, दोनों इंक्रीज होते हैं। असेट को डेबिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। नाउ सेकेंड वाला न्यू ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। बैंक में अकाउंट ओपन करा और कैश को ले जाके बैंक में जमा कराया 50,000 रुपीज। तो अब इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक अकाउंट तो आपको पता ही है कैश, और दूसरा अकाउंट यहाँ पर जो नया इंट्रोड्यूस हुआ वो है बैंक। जहां बिजनेस के पास कैश बैलेंस था, यहाँ पर कैश बैलेंस से मतलब जो इन हैंड कैश है, जो नोट की फॉर्म में, वो अब बैंक में चले गया। मतलब अब कुछ पैसा बैंक बैलेंस की फॉर्म में बैंक में डिपॉजिटेड है। तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों ही असेट होता है, आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हो। तो कैश एक असेट कम हुआ, इन हैंड कैश कम हुआ, और जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ। तो बैंक भी असेट, कैश भी असेट, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो इस बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। अकाउंट ओपन करते तो काफी था, लेकिन अकाउंट ओपन करा अकाउंट अमाउंट डिपॉजिट करके 50,000 रुपीज। नाउ विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। जब अब यहाँ विड्रू कैश आएगा तो आप उसको कैश इन हैंड का विड्रू समझोगे, जब तक वो बोले नहीं कि वो बैंक से विड्रॉ करा है। मतलब कैश निकाला मतलब बैंक से नहीं निकाला है, जो कैश की फॉर्म में है, जो नोट की फॉर्म में है, वो कैश निकाला माना जाएगा। तो पर्सनल यूज के लिए जब हम पैसा निकालते हैं तो हम उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, और ड्रॉइंग एक्सपेंसेस है। तो यहाँ ड्रॉइंग हुई और ड्रॉइंग एक्सपेंसेस में क्लासिफाई होता है। यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, बेटर है अभी आप इसको एक्सपेंसेस समझें। और ड्रॉइंग डेबिट होगी। कैश, कैश विड्रॉ करा तो कैश भी एक असेट है, तो वो भी डिक्रीज होगा। कैश भी क्रेडिट हो, कैश क्रेडिट होगा क्योंकि कैश यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन में विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहाँ पर कैश निकाला था बोला है बस, मतलब कैश बिजनेस में से निकाला है। यहाँ पर कैश बैंक में से निकाला है। यहाँ पर कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला था, यहाँ पर कैश ऑफिस यूज के लिए निकाला है। तो मतलब ये सिर्फ बैंक में से बैलेंस निकालना हुआ। फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन बैंक में से बैलेंस निकालना हुआ। ये सेकेंड ट्रांजेक्शन का जस्ट अपोजिट है। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने बैंक में बैलेंस डाला था, अब फोर्थ ट्रांजेक्शन में हम बैंक से बैलेंस निकाल रहे हैं, बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, और दोनों असेट हैं। तो कैश असेट, बैंक भी असेट, कैश इंक्रीज और बैंक डिक्रीज हो जाएगा। तो एक असेट इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, जो इंक्रीज उसको डेबिट, जो डिक्रीज उसको क्रेडिट। फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में रिसीव अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम। श्याम से हमें एक चेक रिसीव हुआ और वो चेक हमने अभी जमा नहीं कराया है क्योंकि उसको डिपॉजिट की एंट्री जो है वो दूसरे दिन है। तो जो चेक हमें रिसीव होता है उसको हम कैश भी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज श्याम ने हमें यहाँ पे 5,000 रुपए का चेक दिया है, वो 5,000 रुपए का चेक दिया है, या श्याम हमें 5,000 रुपए कैश दे देता, और फिर सिक्स्थ वाले ट्रांजेक्शन में उस कैश को जाकर हम बैंक में जमा करा देते, तो वो चेक जैसे ही हुआ। तो जो चेक मिला है उसको हम कैश भी कंसीडर कर सकते हैं। तो श्याम हमारा डेटर है, जब उसने हमें चेक दिया तो वो अब डेटर नहीं रहा, या फिर उसको जितने पैसे देना थे उतने पैसे उसके कम हो गए, एक डेटर कम हो गया, 5,000 रुपए उसको अब कम देना है, 5,000 से डेटर डिक्रीज हुआ। तो श्याम को तो हम असेट में क्लासिफाई करके डेटर डिक्रीज कर देंगे, और दूसरी चीज जो हमें रिसीव होगी वो होगा या तो चेक इन हैंड या तो कैश, या तो हम चाहें उसे कैश भी लिख सकते हैं या हम उसे चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं। कैश इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि वो जो चेक है वो एक्चुअल में
मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है जब हम उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो उसको या तो आप चाहें तो कैश भी लिख सकते हैं, चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं, दोनों असेट हैं, वो इंक्रीज हुआ। अब उस चेक को हमने बैंक में जमा कराया। जैसे हम कैश को बैंक में जमा करा सकते हैं, वैसे हम चेक को बैंक में जमा कराते हैं और बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। तो 6th वाली एंट्री में बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ। वो अगर उसको हमने यहाँ पर कैश लिखा था तो इस ट्रांजेक्शन में भी हमें कैश लिखना है, अगर यहाँ चेक इन हैंड लिखा है तो इस ट्रांजेक्शन में भी चेक इन हैंड लिखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर कैश लिखें और फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चेक इन हैंड लिखें। जो यहाँ है वो आपको सेम यहाँ पे भी लिखना है। अगर फर्स्ट में कैश यूज किया तो यहाँ भी कैश, या चेक यूज किया तो यहाँ पे चेक। तो यहाँ पर एक जो चेक मिला था, असेट हमारे पास आया था, वो असेट वापस से डिक्रीज हो जाएगा। या जो कैश हमारा, हमने उस चेक को कैश माना था, तो वो कैश वापस से यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। फिर 7th ट्रांजेक्शन में एक क्रेडिटर को हमने पेमेंट करी, लेकिन चेक से पेमेंट करी। महेश उस क्रेडिटर का नाम है। तो आपको पता है जब लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो महेश तो डिक्रीज हो जाएगा, लाइबिलिटी है डिक्रीज हो जाएगी, डेबिट करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर इन्वॉल्व है, यहाँ पर हमने पेमेंट करी तो पेमेंट दो तरीके से हो सकती है, या तो कैश से हो सकती है या बैंक से। तो जब चेक से पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, हमारा जो बिजनेस में कैश रखा हुआ है नोट की फॉर्म में वो कम नहीं होगा। तो चेक इशू करने से पहले बैलेंस बैंक से कम हुआ, तो बैंक बैलेंस कम होने की वजह से बैंक एक असेट है और उसका बैलेंस कम हो गया, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। लास्ट की तीनों एंट्री एक बार में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने सैलरी दी, यहाँ पे हमने रेंट दिया, यहाँ पर हमने लोन पर इंटरेस्ट दिया। 8 वाली और 10 वाली के अंदर क्या कैसे पेमेंट करी ये नहीं दिया, तो हमेशा हम क्या अज्यूम करते हैं, कैश में पेमेंट करी। 9th वाली में स्पेसिफाई किया कि चेक में पेमेंट करी। तो सैलरी भी एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस हुएगा तो उसको डेबिट करेंगे। रेंट भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा तो उसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर जो इंटरेस्ट जाता है वो भी एक्सपेंस है, लोन लाइबिलिटी है और लोन पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो तीनों जगह एक्सपेंस हुआ, इसलिए उन्हें डेबिट करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। 8th वाले और 10th वाले में पेमेंट कैश में से हुई, तो हम कैश असेट को डिक्रीज करेंगे और उसको क्रेडिट करेंगे। 9th वाले ट्रांजेक्शन में पेमेंट बैंक से हुई, तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे।